सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे पिछले 20 वीडियोस में अपन ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट फर्स्ट पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसमें 3 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप पढ़ने पड़े, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आज अपन पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड रिवीजन, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले कई वर्षों में विभिन्न बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन जो आगे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही अपन ऐसे क्वेश्चंस भी लेंगे जो विभिन्न कंपटीशंस में जैसे नीट में, आईआईटी में भी पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले अगर आप इसके जो पिछले 20 वीडियो हैं, वीडियो नंबर 1 से लेकर 20 तक, वो अगर आप डिटेल में देखते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरा डिटेल में अच्छे से उन वीडियोस में समझाया हुआ है। सभी वीडियोस को आप क्रम से देखें, 1 से लेके 20 तक, से 1 देखा, फिर 2 देखा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से। बीच में आप किसी भी पर्टिकुलर एक वीडियो को उठा के देखेंगे तो फिर पीछे वाली जो चीज़ आपको बताई हुई है उसके साथ वो लिंकअप नहीं हो पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा। तो सभी वीडियोज़ आप डिटेल में देखें और फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड रिवीजन। देखिए आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आप फिनॉल को बेंजीन में परिवर्तित कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन मेरे से भी एक बार किसी इंटरव्यू में पूछा गया था, यूनिवर्सल फार्मा का इंटरव्यू था, और उसमें पूछा था कि फिनॉल को एक ही स्टेप में बेंजीन में परिवर्तित करने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो बताइए आप, वो अभिक्रिया क्या है। तो देखिए किसको किस में परिवर्तित कर रहे हैं, फिनॉल को बेंजीन में परिवर्तित कर रहे हैं। देखिएगा ये मैं लिख रहा हूं फिनॉल और इसको बदलना है बेंजीन में। तो फिनॉल को जब जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, जिंक धातु के साथ गर्म करते हैं, तो यह एक ही पद में बेंजीन में परिवर्तित हो जाता है। यहां OH था, वहां पे क्या रह जाएगा, H रह जाएगा। और अपन जानते हैं बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन ही होता है। तो ये है बेंजीन और साथ में निकल गया ZnO। तो एक ही स्टेप में फिनॉल को बेंजीन में बदलने वाली यह अभिक्रिया है। अगर फिनॉल को जिंक धातु के साथ गर्म करेंगे तो बेंजीन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए। अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, इस अभिक्रिया को कंप्लीट करना है। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो पहले क्वेश्चन पर थोड़ा कंसंट्रेट होइए, आप उसको ढंग से समझिए, पढ़िए। अपन क्या सरसरी नज़रों से उसको देखते हैं, आधे मन से उसको पढ़ते हैं, समझ में आता नहीं है और दूसरे तरीके से उसको करके गलत उत्तर निकाल देते हैं। क्या दिया हुआ है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। यहां पे देखिए किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। और अपन जानते हैं सांद्र H2SO4 निर्जली कारक है, ये ध्यान रखिएगा। तनु H2SO4 क्या करता है, जल अपघटन करता है। तो सांद्र H2SO4 इसका मतलब इसमें से जल निकलेगा। अब इसमें इस जो तापमान दिया हुआ है इस अभिक्रिया का वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तापमान कितना दिया हुआ है, 413 केल्विन दिया हुआ है। तो ये अभिक्रिया जब मैंने आपको पढ़ाई थी उस समय भी आपको मैंने कहा था तापमान बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पे अभिक्रिया लिख रहा हूं मैं, C2H5OH प्लस C2H5 सांद्र H2SO4 और तापमान 413 केल्विन। तो निर्जलीकरण होगा, एक एल्कोहल के अणु में से H और दूसरे में से OH निकलेगा, मतलब जल का अणु निकल गया यहाँ से, और C2H5O C2H5 प्लस H2O, मतलब डाई एथिल ईथर का निर्माण होगा। तो ये अभिक्रिया ये वाली तो है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O, मतलब डाई एथिल ईथर बना। ये आपका उत्तर है, ठीक है।
कि इसमें ईथर बनेगा। अब इसी क्वेश्चन से संबंधित दूसरा भाग जो इस क्वेश्चन में तो नहीं है लेकिन किसी दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अगर इस अभिक्रिया में तापमान बदल दूं तो देखिए क्या होगा। CH2OH और ये H, ये क्या है? एथेनॉल ही तो है, एथिल अल्कोहल ही तो है, एथिल अल्कोहल। अभिक्रिया वही सांद्र H2SO4 की अधिकता में। अब देखिए तापमान अगर 433 केल्विन से 443 केल्विन कर दें तो वही एथेनॉल है, एथिल अल्कोहल है, सांद्र H2SO4 है, लेकिन तापमान बदल दिया तो जहां पर जल का अणु दो अणुओं के बीच में से निकल रहा था 413 केल्विन तापमान पर, तापमान 433 से 443 कर देने पर वो जल का अणु एक ही अणु में से निकलेगा। एक कार्बन पर से OH, दूसरे कार्बन पर से H, H2O के रूप में निकल गए और क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, एथीन बन गया। तो देखिए सेम रिएक्शन है, सेम अभिकारक है, तापमान बदल देने से उत्पाद बदल जाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए तापमान बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया है उसका उत्तर तो डाईएथिल ईथर है। इसका जो दूसरा काउंटर पार्ट मतलब अलग तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस संभावना को भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ युग्मन अभिक्रिया लिखिए। ये अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए लिखते हैं, किसकी अभिक्रिया? बेंजीन डाईअजोनियम BDC की अभिक्रिया फिनोल के साथ। तो मैं यहां लिख रहा हूं फिनोल, और ये पैरा पर जो हाइड्रोजन है ये अभिक्रिया में काम आएगा। तो ये है फिनोल और अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन BDC बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड के साथ। तो यह है बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड। अब देखिए फिनोल में पैरा स्थिति पर उपस्थित हाइड्रोजन, बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड है उसका Cl, अभिक्रिया करके HCl के रूप में निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये पैरा स्थिति पर उपस्थित कार्बन है, इस नाइट्रोजन से जुड़ जाता है। तो OH और ये N डबल बॉन्ड N और ये इस तरह से ये जुड़ गया। इसका नाम क्या है? देखिए अब ये पैरा स्थिति पर OH हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन इसको कहते हैं। नाइट्रोजन को एजा कहते हैं और ये बेंजीन, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, एक प्रकार की संघनन अभिक्रिया है ये। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है, ये डाई की तरह काम आता है, पदार्थों को रंगीन करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो डाई की तरह इसको प्रयुक्त कर सकते हैं। तो यह है युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, C2H5OH एथिल अल्कोहल दिया हुआ है कि PCl3 एवं PCl5 के साथ पृथक पृथक रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। ये जो अभिक्रिया है ना, ये अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। कहाँ कहाँ पढ़ चुके हैं? जब अपन ने P खंड के तत्व पढ़े थे, उसमें जब फास्फोरस के यौगिक पढ़े, मतलब PCl3 और PCl5 को पढ़ा था, तब भी यह अभिक्रिया पढ़ी थी। जब अपन ने एल्कोहल पढ़े थे तब भी यह अभिक्रिया पढ़ी थी। और जब अपन ने एल्किल हैलाइड पढ़े तो एल्किल हैलाइडों के निर्माण में भी यह अभिक्रिया अपन ने पढ़ी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है देखिएगा, ये मैं इसका हल लिख रहा हूँ, CH3CH2OH, मतलब C2H5OH को मैंने CH3CH2OH लिखा। वे यौगिक जिनमें OH समूह पाया जाता है उनकी अभिक्रिया चाहे PCl3 से करा दो चाहे PCl5 से करा दो, आपको बनाना क्या है, जहां पर OH समूह जुड़ा हुआ है
उस OH को तो हटा दो और उसकी जगह Cl लगा दो। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए पहले अभिक्रिया करवा रहा हूं मैं PCl3 के साथ, तो क्या बताया आपको, OH को हटाकर Cl लगा दो, तो CH3 CH2 Cl। अब अगर PCl3 के साथ अभिक्रिया है तो सह उत्पाद में के रूप में H3PO3 बनता है, H3PO3। तो इसके 3 अणु काम में आ गए और ये 3 बन गए। तो एथिल क्लोराइड बना और H3PO3 सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ अगर आप PCl3 लेते हैं तो। दूसरी अभिक्रिया देखिए, CH3 CH2OH प्लस PCl5। चाहे PCl3 लो चाहे PCl5 लो, उत्पाद में क्या होगा, OH की जगह Cl लगा दो, CH3 CH2 Cl, एथिल क्लोराइड बना। लेकिन जब आप PCl5 लेते हैं तो सह उत्पाद के रूप में ध्यान रखिएगा POCl3 और HCl निकलेंगे। तो यहाँ से ऑक्सीजन है वो POCl3 और यहाँ का जो H है वो Cl के साथ जुड़कर HCl के रूप में। तो दोनों में ही मुख्य उत्पाद क्या है, एथिल क्लोराइड। ये मुख्य उत्पाद दोनों अभिक्रियाओं में ही है। जहां OH है वहां पर आप Cl लगा दो। ठीक है, और क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। किसको बदलना है, ग्लूकोज को एथेनॉल में, तो वो एंजाइम कौन सा है, जाइमेज एंजाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जाइमेज। किसमें पाया जाता है, खमीर में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। देखिए जब अपन ने एथेनॉल एथिल अल्कोहल का निर्माण स्टार्च वगैरह से मोलेसिस से किया था, तो उसमें अपन ने ये डिटेल में ये अभिक्रिया पढ़ी थी, इसकी विधि भी पढ़ी थी कि किस तरह से ये परिवर्तन होता है। तो ग्लूकोज को एथेनॉल में जो परिवर्तित करता है वो एंजाइम क्या कहलाता है, जाइमेज एंजाइम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिनॉल की क्लोरोफॉर्म तथा KOH से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या लिखना है, ये है फिनॉल, अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में। कौन सी अभिक्रिया है, नाम ध्यान आ रहा है, यह अभिक्रिया है राइमर टीमान अभिक्रिया, राइमर टीमान रिएक्शन नाम वाली अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फिनॉल की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं तो क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड बनता है। यहां ऑर्थो स्थिति पे क्या लग गया, CHO, क्या बोलेंगे इसको, सैलिसैल्डिहाइड। बना कैसे, क्रिया विधि क्या है, ये आप पिछले वीडियोज में जब राइमर टीमान अभिक्रिया अपन ने पढ़ी थी वहां पे जाके देखिए, आप पूरा डिटेल में इसको अच्छे से समझाया हुआ है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया KOH के साथ KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है। अब ये क्वेश्चन का उत्तर तो पूरा हो गया, लेकिन इसमें जो और संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, दूसरे तरीके से इसको कैसे पूछा जा सकता है, तो वो मैं यहां पे स्टार लगा के लिख दूं कि अगर फिनॉल की अभिक्रिया वही KOH की उपस्थिति में कराएंगे, लेकिन क्लोरोफॉर्म के स्थान पे अगर आप CCl4 ले लें, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले उसको ढंग से देखिएगा। अपन क्या है कि एक प्रकार की क्वेश्चन अभिक्रिया पढ़ लेते हैं और अपने को वो ही नजर आता है अगर आप उसको सीरियसली नहीं देखते हैं तो। CHCl3 की जगह CCl4 अगर है तो उत्पाद क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड।
ऑर्थो स्थिति पे क्या लग गया, COOH लग गया। अब COH वाली स्थिति ऑर्थो नहीं, OH वाली स्थिति ऑर्थो हो गई, क्योंकि COH मुख्य है, यहाँ पर भी CHO मुख्य है, तो ऑर्थो पे OH है, और मुख्य है यहाँ पे बेंजल्डिहाइड और यहाँ मुख्य है बेंजोइक एसिड। तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को ही सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को ही सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं। तो अगर CCl4 लेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा, क्लोरोफॉर्म लेंगे तो सैलिसैल्डिहाइड बनेगा। अभिक्रिया का नाम क्या है, राइमर टीमान अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, मेथेनॉल को एथेनॉल में परिवर्तित कैसे करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए, मेथेनॉल को एथेनॉल में परिवर्तित करना, एथेनॉल को मेथेनॉल में परिवर्तित करना, ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, कई प्रकार की अभिक्रियाओं का कॉम्बो है ये, मतलब कई प्रकार की अभिक्रिया एक साथ पढ़ेंगे इसमें। तो जो चैप्टर को अच्छे से ढंग से पढ़ता है तो वो सारी अभिक्रियाएं यहाँ पे सोच सकता है, कर सकता है। देखिए कैसे कैसे, मेथेनॉल में एक ही कार्बन है, एथेनॉल में 2 कार्बन है, तो अपने को इसमें कार्बनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ाएंगे वो अपनी इन अभिक्रियाओं से समझ सकते हैं। CH3OH ये मेथेनॉल है, बनाना है CH3CH2OH। तो देखिए सबसे पहले क्या करें, PCl5 के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए जहां OH है वहां क्या लग जाएगा, CH3Cl लग जाएगा, तो मेथिल क्लोराइड बना। अब CH3Cl की क्रिया आप कराते हैं KCN के साथ। KCN है एक आयनिक यौगिक है, ये भी अपन ने इसमें पढ़ा था कि भाई KCN के साथ में जब एल्किल हैलाइड की क्रिया करते हैं तो साइनाइड बनते हैं, और AgCN से कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनते हैं। ध्यान आ रहा है कि नहीं, जो अपन ने हेलोजन डेरिवेटिव पढ़े थे तब ये अभिक्रिया पढ़ी थी। तो Cl की जगह क्या आ जाएगा, CH3CN, मेथिल साइनाइड बन गया। अब इसका अपचयन करते हैं, अपचयन, तो अपचयन करेंगे तो CH3 CH2 NH2, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पे लग गए H, कितने H लग गए, 2H2 लग गए। तो इथेन अमीन का निर्माण हो गया। अब इस इथेन अमीन की क्रिया करवाते हैं NOCl के साथ, मतलब टिल्डेन अभिक्रमक है ये, टिल्डेन रिएजेंट। कैसे होगी, N डबल बॉन्ड O और इधर Cl, ये NOCl लिख रहा हूं मैं। तो देखिए ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये H2 के रूप में निकल जाएंगे, बीच में नाइट्रोजन निकल जाएगा, और क्या बन गया, CH3 CH2Cl बन गया। तो CH3 CH2 Cl बन गया, एथिल क्लोराइड। अब इस Cl की जगह क्या लाना है आपको, OH लाना है। तो अभिक्रिया किससे कराएं, एक्वस KOH के साथ कराएं। तो क्या हो जाएगा, इसका जल अपघटन हो जाएगा, और क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। तो मेथेनॉल से एथेनॉल का निर्माण कर लिया। अब देखिए केमिस्ट्री को आप थोड़ा समझेंगे तो बड़ी आसान हो जाती है। एक्वस KOH है, जलीय KOH है। अगर यहाँ पे एल्कोहलिक KOH होता तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण होता, मतलब इस कार्बन से Cl और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन है वो HCl के रूप में निकल जाते, और यहाँ एल्कीन बन जाता और वो बनता एथीन। तो देखिए थोड़ा सा परिवर्तन कर देने से ही उत्पाद बदल जाता है। तो एल्कोहलिक KOH कर देने से तो क्या बन जाता, एथीन बन जाता, और एक्वस KOH किया है तो Cl की जगह क्या आ गया, OH आ गया। तो इस प्रकार से ये मेथेनॉल से आप एथेनॉल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त एल्कोहल एवं ईथर का मिश्रण क्या कहलाता है। बहुत ही क्रांतिकारी चीज़ है ये, पेट्रोल काफ़ी कम होता जा रहा है तो उसका अपने को सब्स्टिट्यूट देखना पड़ेगा। तो एल्कोहल व ईथर का जो मिश्रण है, जो अपने ईथर के उपयोग पढ़े थे, जो पिछले वीडियो में ही अपन ने पढ़े, वीडियो नंबर 20 में, क्या कहलाता है, नेटेलाइट कहलाता है। तो ये विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या कहलाएगा, नेटेलाइट कहलाता है, एल्कोहल व ईथर का मिश्रण जिसको पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिनोल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिएगा,
फिनोल है, उसकी अभिक्रिया अगर आप HCl HCN के मिश्रण से कराते हैं निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह है पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब यहां देखिए फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया है, फिनोल का फॉर्मिलीकरण। फिनोल का फॉर्मिलीकरण अपन 3 प्रकार से अपन ने पढ़ा। कैसे कैसे? गाटरमान अभिक्रिया, दूसरी राइमर-टीमान अभिक्रिया और तीसरी अपन ने डफ अभिक्रिया पढ़ी थी। इन 3 अभिक्रियाओं में ये जो अभिक्रिया आपके सामने है, ये अभिक्रिया कौन सी है? गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान अभिक्रिया है ये। गाटरमान अभिक्रिया में ही क्या हो रहा है कि फिनोल के पैरा स्थिति पर CHO समूह जुड़ रहा है, फॉर्मिलीकरण होता है। राइमर-टीमान अभिक्रिया और डफ अभिक्रिया में ये CHO समूह कहां बन रहा था? ऑर्थो स्थिति पे। राइमर-टीमान और डफ अभिक्रिया दोनों में ही सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण हो रहा था और यहां पर पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे ये अभिक्रिया हुई, मैकेनिज्म क्या है, राइमर-टीमान अभिक्रिया का, गाटरमान अभिक्रिया का, डफ रिएक्शन का, ये जब अपन ने पीछे चैप्टर पढ़ा है उसमें पूरा डिटेल में ये समझाया हुआ है। तो गाटरमान अभिक्रिया में भी फॉर्मिलीकरण हो रहा है, डफ अभिक्रिया में भी फॉर्मिलीकरण हो रहा है और राइमर-टीमान में भी फॉर्मिलीकरण हो रहा है, लेकिन गाटरमान में ही सिर्फ पैरा स्थिति पर होता है फॉर्मिलीकरण। अभिक्रिया होती है फिनोल की HCl HCN के साथ निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। आपको अभिक्रिया का उत्पाद बनाना है, तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले NaBr और H2SO4 के मध्य अभिक्रिया होगी। NaBr प्लस H2SO4 क्या बनेगा? HBr बनेगा प्लस NaHSO4 बनेगा। HBr यहाँ से H प्लस और यहाँ से Br माइनस HBr के रूप में निकलेंगे और NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, ये HBr CH3CH2OH के साथ क्रिया करेगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो माइनस H2O और क्या बन गया? CH3CH2Br। मतलब आपका जो उत्तर है वो क्या हो गया? CH3CH2Br। एथिल ब्रोमाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ये बन गया एथिल ब्रोमाइड, तो इसका मुख्य उत्पाद एथिल ब्रोमाइड है। तो अभिक्रिया पूर्ण हो गई। अब देखिए यहां पे आते हैं, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा क्वेश्चन हर बार किसी न किसी क्रियात्मक समूह से संबंधित पूछा ही जाता है। तो जितने भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रियात्मक समूह या यौगिक पढ़ते हैं उनका IUPAC नामकरण आपको निश्चित रूप से आना चाहिए। तो IUPAC में क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव, तो इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला है, 2 यौगिक दिए हुए हैं, दोनों का अलग अलग करेंगे अपन। फिर दूसरा काम क्या है? नंबर डालना इस श्रृंखला के कार्बनों पर। नंबर उस कार्बन की तरफ से डालेंगे जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को सबसे कम नंबर मिले। तो OH समूह इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो 1 2 3 नंबर डाल दिए। अब तीसरा काम है इसका नाम लिखना, प्रतिस्थापियों के नाम उनकी स्थिति को दर्शाते हुए लिखेंगे, फिर मुख्य श्रृंखला का नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापी कोई है नहीं इसमें, लेकिन डबल बॉन्ड जरूर है। ठीक है, तो देखिए नाम क्या हो गया। कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन वाले को कहते हैं अपन प्रोप। ठीक है, अब प्रोप में 3 इन 2 इन 2 नंबर कार्बन पे है। प्रोप 2 इन का मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, तो 1 और 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है। प्रोप 2 इन और 1 ओल। 1 नंबर कार्बन पे OH समूह है और OH समूह के लिए अपन IUPAC में जानते हैं
अनुलग्न के रूप में, सफिक्स के रूप में ओल जोड़ते हैं, OL जोड़ते हैं, तो प्रोप टू इन वन ओल इसका IUPAC नाम हो जाता है। अब देखिए ये है ग्लिसरॉल, सामान्य नाम इसका ग्लिसरॉल है। IUPAC नाम क्या होगा, वही मुख्य श्रृंखला का चुनाव कर दिया। नंबर डालो, चाहे राइट से डालो चाहे लेफ्ट से डालो, एक जैसी स्थितियां हैं, तो 1 2 3 ये नंबर डाल दिया। ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रोप। अब ओल है, एल्कोहल है, बिल्कुल है, लेकिन OH समूह की संख्या 1 से ज्यादा है, तो उनकी स्थितियों को दर्शाते हुए उनकी संख्या को भी बताएंगे। तो प्रोप 1 2 3 ट्राईओल, और प्रोप की जगह अपन लिखेंगे प्रोपेन। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल इसका नाम हो जाता है। यहां पे आपने प्रोपेन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए ये डबल बॉन्ड वाला है, इसलिए ये अपने यहां ऑटोमेटिक ही प्रोपीन हो जाता है। तो ये प्रोपीनोल है, ये तो प्रोपीनोल है, और ये प्रोपेनोल है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल इसका IUPAC नाम आप लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। देखिए शब्दों में आपको अभिक्रिया समझाई हुई है, आपके समीकरण लिखने हैं आपको इसके। तो फिनोल को CH2 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करानी है। तो फिनोल है, ये फिनोल लिख दिया मैंने, किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, ब्रोमीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब अध्रुवीय माध्यम में यह अभिक्रिया हो रही है। कार्बन डाइसल्फाइड है वो अध्रुवीय है, तो क्या होगा, फिनोल के ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ब्रोमीन का प्रतिस्थापन हो जाता है। फिनोल है उसकी ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर ब्रोमीन जुड़ जाता है, इसका नाम हो गया ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, और यह है पैरा ब्रोमोफिनोल। अब देखिए ये अभिक्रिया अगर यहाँ CH2 की जगह CH2 नहीं हो और ये ब्रोमीन की जगह लिख दे ब्रोमीन जल, तो ये अभिक्रिया बदल जाती है। तो फिनोल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इतनी तेजी से संपन्न होती हैं कि अगर फिनोल की अभिक्रिया सिर्फ ब्रोमीन जल से कराते हैं तो फिनोल की ऑर्थो पैरा सभी स्थितियों पर ब्रोमीन आ जाता है। तो अगर देखिए यहाँ पे मैं इसका दूसरा प्रकार की अभिक्रिया जो पूछी जा सकती है वो देखिए लिख रहा हूं। अगर फिनोल की अभिक्रिया सिर्फ ब्रोमीन जल से कराते हैं, ब्रोमीन जल, तो क्या होगा, फिनोल के ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर सभी पे ब्रोमीन जुड़ जाता है। तो इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जो आसपास के दूसरे प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अध्रुवीय माध्यम में है तो सिर्फ एक स्थिति पे होगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। अगर सिर्फ ब्रोमीन जल है तो सभी स्थितियों पे इसका ब्रोमीनीकरण हो जाता है। ठीक है, अब है एथेनॉल की कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन तापमान पर अभिक्रिया। तो CH3 CH2OH कॉपर के साथ गर्म करेंगे 573 केल्विन तापमान पर, क्या होगा, विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन। एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के ऊपर है वो, और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पर जिस पर OH समूह जुड़ा हुआ है वहां से निकलेगा, तो हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो CH3CHO प्लस H2 क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। तो इस तरह से आप एथेनॉल से एल्डिहाइड बना सकते हैं विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा। तो एक कॉपर के साथ गर्म करेंगे तो विहाइड्रोजनीकरण हो जाएगा और एल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये पहला यौगिक दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करें आप, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करें। इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला जो सबसे लंबी श्रृंखला है। फिर दूसरा काम क्या करें, नंबर डालें। नंबर आप किधर से भी डाल दो, चाहे इसमें इस अणु में किधर से भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सभी अणुओं में ऐसा नहीं होता है, अलग अलग अणुओं की अलग अलग स्थिति होती है। नंबर उस दिशा से डाले जाते हैं जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को सबसे कम नंबर मिले। तो यहाँ तो बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो नंबर किधर से डाल दो चाहे, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप क्या है, नाम लिखना। तो इसमें 2 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथॉक्सी, तो 2 मिथॉक्सी। मुख्य श्रृंखला क्या है, प्रोपेन, तो इसका यूपीएससी नाम हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। जो ईथर होता है उसमें हमेशा ही पूर्व लग्न के रूप में एल्कोक्सी आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब दूसरा अणु देखिएगा, इसमें मुख्य श्रृंखला ये वाली 3 कार्बन की श्रृंखला है। अब नंबर आप इधर से नहीं डाल सकते, आपको इधर से डालना है, क्योंकि OH है, मुख्य क्रियात्मक समूह है जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3। अब इसमें प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है 2 नंबर कार्बन पे। तो तीसरा स्टेप है कि नाम लिखना, और नाम में सबसे पहले प्रतिस्थापियों के नाम लिखेंगे उनकी स्थितियों को दर्शाते हुए। तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल। 2 मेथिल ये तो प्रतिस्थापी हो गया। मुख्य श्रृंखला क्या है, 3 कार्बन की है, तो प्रोपेन हो गया, लेकिन इसमें कार्बन नंबर 1 पर OH है, तो उसकी स्थिति बतानी पड़ेगी आपको। तो प्रोपेन 1 ओल, तो इसका नाम है 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। अभिक्रिया को पूर्ण करना है। फिनोल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ करवा रहे हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो ये अभिक्रिया है नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। अब तनु HNO3 होता तो फिनोल की ऑर्थो या पैरा स्थिति पे NO2 समूह जुड़ता, नाइट्रीकरण हो जाता। लेकिन सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का जब मिश्रण लेते हैं तो फिनोल की ऑर्थो और पैरा सभी स्थितियों पर नाइट्रीकरण हो जाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट है, प्रबल नाइट्री कारक होता है ये सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का मिश्रण। नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, पिक्रिक एसिड के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15, आइसोब्यूटिल एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए। संरचना सूत्र लिखना है, देखिए कैसे। सबसे पहले आइसोब्यूटिल लिखिए आप, मतलब 4 कार्बन का अणु है, ब्यूटिल है ना 4 कार्बन, और आइसो है तो आइसो इसका मतलब ये तो होगा ही होगा, ठीक है। इसमें तो 3 कार्बन हो गए, एक और जोड़ दो इधर CH2, तो ये हो गया आइसोब्यूटिल। और चूंकि एल्कोहल है तो यहाँ पे OH लग गया, तो ये है आइसोब्यूटिल एल्कोहल, और इसका ये संरचना सूत्र। ध्यान रखिएगा, ये वाला भाग जिस अणु में होता है उसी को अपन आइसो कहते हैं। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं और आज भी आपको ये बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्या होता है जब डाई एथिल ईथर सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है? तो CH3 CH2O CH2 CH3, ये क्या है, डाई एथिल ईथर। किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं, क्लोरीन से करवा रहे हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरीनीकरण कराते हैं तो इसमें डाई एथिल ईथर के दोनों, ऑक्सीजन के दोनों तरफ में जो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं उसके सभी हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। ये 3 2 2 3 ये सब, तो देखिए CCl3 Cl2 CHCl2 CCl3 CCl2O CCl2 CCl3 प्लस 10 HCl। तो कितने Cl लग गए, 3 2 5 5 10 और 10 20, मतलब 10 Cl2 यहाँ पे लग गए। इसे कहेंगे पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर इसको कहा जाता है। सभी हाइड्रोजन है वो Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं अगर प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो।
प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है तो सिर्फ ऑर्थो वाले हाइड्रोजन, यहाँ एक Cl लग जाएगा और एक ये यहाँ Cl लग जाएगा, मतलब ये 1 डैश एल्फा, एल्फा एल्फा डैश भी कह सकते हैं, ऑर्थो नहीं एल्फा एल्फा डैश। तो अगर प्रकाश नहीं होगा तो देखिए ये जो कार्बन है जो सीधे ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, इनका एक एक हाइड्रोजन Cl के द्वारा प्रतिस्थापित होगा, ये भी आप ध्यान रखिए। अभिक्रिया 17, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। देखिए इसमें 2 भाग हैं इस अभिक्रिया के, इसको अपन देखिए यहाँ थोड़ा स्पेस कर लेते हैं। पहले वाला भाग यहां से लेके यहां तक का भाग, ये अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने देखा राइमर टीमान अभिक्रिया। KOH की उपस्थिति में CCl4 के साथ फिनोल की अभिक्रिया करा रहे हैं, तो A क्या है यहाँ पे? A है यहाँ पे OH और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? COOH। और अगर यहाँ क्लोरोफॉर्म होता तो यहाँ क्या जुड़ा होता? CHO। तो ये क्या है? सैलिसिलिक एसिड। तो A तो हो गया आपका सैलिसिलिक एसिड। अब B देखिए क्या है, किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं? अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये एक प्रकार की एस्ट्रीकरण अभिक्रिया हो गई। तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये सैलिसिलिक एसिड और अभिक्रिया किससे हो रही है? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 अम्ल की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए यहाँ से H और यहाँ से CH3COOH के रूप में निकल जाएंगे, और ये जो CH3CO वाला भाग है ये जाके ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ, तो ऑक्सीजन पे OCOCH3 जुड़ गया, O के ऊपर COCH3 जुड़ गया, और बाकी ये भाग है ही COOH। ये क्या चीज़ है? ये है एस्प्रिन, जिसको डिस्प्रिन के नाम से भी मार्केट में आप लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? B। तो B है ये O एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, ऑक्सीजन पे एसिटिल जुड़ गया, ठीक है। तो O एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जिसको एस्प्रिन भी कहते हैं, तो ये है यहाँ पे B। इसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में और ब्लड को पतला करने के रूप में भी अपन काम में लेते हैं। तो जो हार्ट अटैक है उसको रोकने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, और भी देखिए केमिस्ट्री में तो सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अपन जो सोचते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में जिनको अपन ने हल किया, तो इससे आपका रिवीजन भी हो गया। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट 2, जिसमें अपन एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।